हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HD एजुकेशन पर। आज है 31 जुलाई 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जो हमारा सेशन होता है इसमें डेली के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उनको कवर किया जाता है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो पर जरूर बने रहिए ताकि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो वो आप तक तुरंत पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है हमारा आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व के सबसे म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया? यानी कि कौन ऐसे शख्स हैं जिन्होंने विश्व का सबसे म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया हुआ है? तो ए ऑप्शन है राकेश शर्मा, बी ऑप्शन है साक्षी तंवर, सी ऑप्शन है अक्षय सरीन और डी ऑप्शन है आकाश तिवारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अक्षय सरीन है ये विश्व का सबसे बड़ा म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्षय सरीन है। और इनके बारे में अगर बात करें तो अक्षय सरीन ने विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का जो इंस्टॉलेशन है इसका इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। आगे हम बात करें तो भारतीय कलाकार जो अक्षय सरीन हैं इन्होंने रॉयल कैरिबियन के स्पेक्ट्रम ऑफ द सीज में 1100 मतलब 1100 फीट लंबे क्रूज शिप को सोनोकिनेसिस तकनीकी का उपयोग करके बजाने योग्य संगीत वाद्य यंत्र में बदल दिया। यानी कि जो अक्षय सरीन है इन्होंने क्या किया है कि एक 1100 फीट लंबा एक क्रूज शिप था उसको इन्होंने सोनोकिनेसिस एक तकनीकी होती है इसका उपयोग करके उस क्रूज शिप को इन्होंने एक वाद्य यंत्र यानी कि बजाने वाले संगीत बजाने वाले यंत्र में बदल दिया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा म्यूजिकल इंस्टॉलेशन म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का मतलब विश्व का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र इन्होंने बना लिया है। तो उसको क्या किया है इन्होंने एक क्रूज शिप को इन्होंने संगीत वाद्य यंत्र में चेंज किया हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? यानी आसियान आप सभी लोग जानते ही हैं। आसियान के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं तो अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आसियान के विदेश जो मंत्रियों की जो बैठक होती है तो ये 57वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन है सिडनी, सी ऑप्शन है जयपुर और डी ऑप्शन है वियंतियाने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वियंतियाने में आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक का आयोजन किया गया। आप यहां पर देख सकते हैं आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विथ इंडिया, यानी कि इंडिया भी यहां पर गया हुआ था। 26 जुलाई 2024 को ये आयोजित हुआ। कहां? वियंतियाने में। आगे अगर हम बात करें तो आसियान विदेश मंत्रियों का सम्मेलन वियंतियाने में आयोजित किया गया। कब हुआ? तो 26 जुलाई 2024 को हुआ। कहां पर? तो जो लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है, ये कंट्री है, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है वो वियंतियाने है। तो इसी वियंतियाने की राजधानी में आसियान विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया। आगे अगर हम बात करें कि भारत तरफ से कौन गया हुआ था होस्ट करने के लिए, तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी गए हुए थे। बात करें आसियान की तो इसकी स्थापना 1967 में 5 दक्षिण पूर्व जो देश हैं जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपीन और इंडोनेशिया, इन 5 दक्षिण पूर्व देशों ने मिलकर के 1967 में आसियान की स्थापना की हुई थी। आगे अगर बात करें आसियान की तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है और वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो 10 दक्षिण पूर्व देश इसमें शामिल हैं, जिसमें से ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये 10 देश हैं जो इसमें शामिल हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हज का निधन हो गया? यानी कि जो हमजा हज हैं ये किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो ए ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, बी ऑप्शन है यूएई, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया, डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
इंडोनेशिया के जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे हमजा हज, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। आप यहाँ पे आर्टिकल में देख भी सकते हैं। तो फॉर्मर इंडोनेशिया वाइस प्रेसिडेंट हमजा हज डाइज एट 84, यानी कि 84 उम्र में इनका निधन हो गया है। इंडोनेशिया के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हज हैं, इनका 84 उम्र में निधन हो गया। ये कब से कब तक उपराष्ट्रपति रहे? तो ये 2001 से लेकर के 2004 तक ये इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति रहे थे। और ये उपराष्ट्रपति रहने से पहले ये जो हमजा हज थे, ये एक शिक्षक और पत्रकार के तौर भी ये रह चुके हैं, यानी एक शिक्षक भी थे और पत्रकार भी थे इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति होने से पहले। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया? यानी कि कौन है जिसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है चिराग पासवान, बी ऑप्शन है ओम बिरला, सी ऑप्शन है जयंत चौधरी और डी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जयंत चौधरी हैं, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया हुआ है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जो हैं जयंत चौधरी, इन्होंने नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किया हुआ है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जो सरकार है, इसके द्वारा प्रवर्तित कोष द्वारा समर्थित 7.5 लाख रुपए की नई अधिकतम ऋण सीमा है, यानी कि अब 7.5 लाख रुपए तक ऋण दिया जा सकेगा इसके द्वारा, मॉडल कौशल योजना के द्वारा। और इस योजना के तहत देश भर के जो 25,000 युवा हैं, उनको शिक्षा और कौशल उन्नयन के जो अवसर हैं वो भी प्रदान किए जाएंगे। तो इसका जो शुभारंभ है वो जयंत चौधरी ने किया। ये क्या है? तो ये कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं और इस योजना का जो शुभारंभ है वह दिल्ली में किया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की, यानी कि किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की हुई है? तो ए ऑप्शन है आईआईटी कोलकाता, बी ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, सी ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली और डी ऑप्शन है आईआईएम अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आईआईटी दिल्ली है, इसने क्या घोषणा की है कि अब यह 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन, यानी कि डिजाइनिंग में ये बीटेक की शुरुआत करेगा, जो कि 4 वर्षीय होगा। आगे हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आईआईटी का फुल फॉर्म होता है, इसने क्या किया हुआ है? दिल्ली ने, आईआईटी दिल्ली ने एकेडमिक सेशन 2025-26 से, यानी कि जो 2025-26 का जो एकेडमिक सेशन चालू होगा, उस सेशन से बीटेक जो है वो इन डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन में जो बीटेक है उस कोर्स को शुरू करने की इसने घोषणा कर दी है। यह जो कोर्स होगा यह 4 साल को होगा। इसमें छात्रों को उनकी जेईई एडवांस रैंकिंग के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि जो जेईई की जो परीक्षा होती है, जेईई की जो परीक्षा होती है उसी के आधार पर ही, रैंकिंग के आधार पर ही इसमें प्रवेश दिया जाएगा। और ये 4 साल का कोर्स होगा जो कि बीटेक इन डिज़ाइन में शुरू किया जा रहा है आईआईटी दिल्ली में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, यानी कि हाल ही में डीआरडीओ ने चरण द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? यानी कि डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ को आप सभी लोग जानते हैं, डीआरडीओ में खासकर रक्षा प्रणाली से संबंधित सारी जो मिसाइलें होती हैं, जो भी होते हैं, उन सबका डेवलप किया जाता है, मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ द्वारा चरण द्वितीय के तहत बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा में डीआरडीओ ने चरण द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया हुआ है। आप यहां पर आर्टिकल में भी देख सकते हैं, डीआरडीओ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट फेज सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनके द्वितीय चरण का जो परीक्षण है वह संपन्न हो गया है। आगे अगर हम बात करें तो डीआरडीओ ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया हुआ है, कब किया है? 24 जुलाई 2024 को ये परीक्षण हुआ है। और कहाँ से? ओडिशा के चांदीपुर से, यानी ओडिशा का जो चांदीपुर का जो क्षेत्र है जहाँ पर डीआरडीओ है वो रिसर्च करता रहता है, वहाँ पर परीक्षण करता रहता है, तो यहीं से ही इसका परीक्षण किया गया है। ये जो मिसाइल है इसकी
कितनी दूरी मारक क्षमता है, तो 5000 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए? यानी कि जो यमन गणराज्य है वहां का भारत का अगला राजदूत कौन नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है सीताराम मीना, बी ऑप्शन है सुभाष प्रसाद, सी ऑप्शन है सुहेल एजाज खान और डी ऑप्शन है संदीप दीक्षित। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो डॉक्टर सुहेल एजाज खान हैं इनको यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आर्टिकल में। और अगर आगे बात भी करें तो ये पहले सऊदी अरब में है, तो सऊदी अरब के साथ साथ भारतीय राजदूत, जो सऊदी अरब में जो भारतीय राजदूत हैं सुहेल एजाज खान, इनको अब यमन का भी राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। यानी कि ये सऊदी में भी राजदूत हैं, इसके साथ साथ इनको यमन का भी राजदूत नियुक्त किया गया है। ये 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। एजाज खान जो हैं, सुहेल एजाज खान, ये 1997 बैच के आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के ये ऑफिसर हैं। आगे बात करें कुछ और पॉइंट, कुछ और जो नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें विनय मोहन क्वात्रा जो हैं ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर अगले हैं सुभाष प्रसाद गुप्ता, इनको सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष चुने गए हैं? यानी कि कौन है जो फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ए ऑप्शन है संजय कपूर, बी ऑप्शन है उदित त्यागी, सी ऑप्शन है राकेश शर्मा और डी ऑप्शन है मयंक मिश्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो संजय कपूर हैं इनको क्या किया गया है, फिडे इंडिया जोन का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। यानी कि जो फिडे है और उसकी जो इंडिया की जो शाखा है, इंडिया का जो जोन है, वहां पर इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो संजय कपूर सर्वसम्मति से फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये अहमदाबाद में AICF की वार्षिक आम बैठक जो है अहमदाबाद में जो आयोजित की गई AICF की बैठक, उसी के दौरान यह घोषणा हुई। इनका जो कार्यकाल है वो 4 साल का होने वाला है। और फिडे जो है इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है आर्कडी ड्वारकोविच, यानी कि जो आर्कडी ड्वारकोविच हैं ये फिडे के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? यानी कि ये जो व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून है ये उस देश का पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून है। तो ये किस देश ने पारित किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है ब्राजील, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और डी ऑप्शन है पेरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका है इसने क्या किया हुआ है कि अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन जो कानून है वो पारित किया हुआ है। आगे हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रामफोसा, इन्होंने अक्टूबर 2023 में एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे जो कि अब कानून बन गया है और अब यह लागू भी किया जाएगा। आगे हम बात करें, इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वह हरित गैस उत्सर्जन में कटौती करना है, यानी कि जो हरित गैस प्रभाव होता है उसको कम करना है। और जो कि दक्षिण अफ्रीका है वो वहाँ पर इसकी जो मात्रा है हरित गृह की जो गैसें हैं जो भी इन्वायरमेंट को प्रदूषित करती हैं, ये सारी जो गैसें हैं इनकी मात्रा वहाँ पर बहुत अधिक है। इसीलिए इनको नियंत्रित करने के लिए व्यापक जलवायु परिवर्तन जो कानून है यह दक्षिण अफ्रीका के द्वारा पारित किया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? यानी कि जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, इन्होंने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन है 10,000, बी ऑप्शन है 25,000, सी ऑप्शन है 24,000 और डी ऑप्शन है 27,000। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25,000 नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं वो 31 मार्च 2027 तक देश भर में खोले जाने की घोषणा की गई है। आगे अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है उनको खोलने का लक्ष्य रखा है। जून तक अगर बात करें, अभी जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो केंद्र हैं वो खोले गए हैं। और आगे भी यानी कि 2027 तक इसका लक्ष्य है, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हैं इनका लक्ष्य है कि 25,000 तक ये और भी खोले जाएं, यानी कि ये जन औषधि केंद्र हैं इनकी संख्या बढ़ा करके 25,000 तक कर दी जाए।
आगे बात करें तो जो जन औषधि दिवस है तो ये 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।